नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। यह आपका जो जीएस का पेपर 2 है, पॉलिटी और गवर्नेंस, वहां से जाकर के जुड़ेगा। टॉपिक सबसे पहले समझ लीजिए, राज्यसभा में रंजन गोगोई के भाषण पर विवाद क्या हो गया है। तो यहाँ पर अपर हाउस की बात की जा रही है, राज्यसभा, और रंजन गोगोई, आप इस नाम से परिचित होंगे। यह राज्यसभा में नामित सदस्य हैं और भारत की ये पूर्व चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। तो क्या यह मसला हुआ है, इस पर हम बात करेंगे विस्तार से। उससे पहले मैं बता दूं कि आज के इस लेक्चर पर एक प्रश्न भी है और प्रश्न प्रीलिम्स के स्तर का है और प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर ले जाएंगे, आज का जो प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी पॉलिटी की समझ जो है बहुत बेहतर हो चुकी है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको पूरा लेक्चर देखना होगा और फिर आप जब उस प्रश्न को समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि कितने स्टैंडर्ड प्रश्न आपसे किए गए हैं। क्योंकि अब ये मुद्दा जो है यहां पर जब आप देखेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे, तो यह बेसिक स्ट्रक्चर से जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर से जैसे ही जाके संविधान से जुड़ेगा तो वहां पर हम केशवानंद भारती केस की चर्चा कर रहे होंगे। हम केशवानंद भारती केस पर चलेंगे तो हमें गोलकनाथ का चर्चा करना पड़ेगा, सज्जन सिंहवाद केस का चर्चा करना पड़ेगा, शंकरी प्रसाद सिंह केस का चर्चा करना पड़ेगा, भूमि सुधार बिल जो केरल सरकार ने लाया था हम उसकी बात करेंगे, संपत्ति के अधिकार को लेकर के बात करेंगे। तो आज का जो ये पूरा लेक्चर है, यदि मैं कहूं कि पॉलिटी का रीड है, तो आप समझिए कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए बहुत ध्यान से आज के इस लेक्चर को आपको समझना है, काफी महत्वपूर्ण लेक्चर होने जा रहा है। देखिए, राज्यसभा में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के भाषण पर विवाद क्यों है, हम इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मामला क्या था। देखिए, आप जानते हैं कि दिल्ली सर्विस बिल जो है अब पास हो चुकी है। ठीक है, यानी कि पहले वो लोकसभा में पारित हुई, उसके बाद अपर हाउस राज्यसभा में लाया गया, वहां भी वो चर्चा के बाद पारित हो गई। दिल्ली सर्विस बिल पर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पोस्टिंग और ट्रांसफर का पावर जो है अब दिल्ली में किसके पास जाने वाला है, एलजी के पास। हम पहले ही लेक्चर इस पर डिटेल से बना चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। यहां पर जब यह चर्चा हो रहा था तो सभी सदस्य अपनी अपनी बातें रख रहे थे। अब उसी के दरमियान जो पूर्व सीजेआई हैं रंजन गोगोई साहब, उन्होंने भी अपना बयान दिया। अब ध्यान रखना है कि ये जो है नामित सदस्य हैं, ठीक है, यानी कि किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसकी बात हम करेंगे। इन्होंने बयान में क्या कहा, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। इन्होंने बयान में कहा, संविधान की चर्चा किया, इन्होंने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की और इन्होंने अपने बयान में संविधान की चर्चा करते हुए संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बुनियादी संरचना की बात जो की गई, वहां तक ये बात पहुंचाए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान की बुनियादी संरचना का सिद्धांत दिया है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, उस पर विचार नहीं किया जा सकता है, उस पर बहस नहीं किया जा सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जो मूल ढांचे की बात की थी, बेसिक स्ट्रक्चर संविधान की, तो ऐसा माना जाता रहा है केशवानंद भारती 1973 से लेकर के ही कि अब वहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, ये शक्ति है कि यदि संविधान में अतार्किक संशोधन किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ पार्लियामेंट छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगी। इसीलिए अभी तक क्या था कि जो भी राजनेता थे, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो सुप्रीम कोर्ट के बेसिक स्ट्रक्चर पर बात करने से बचते थे, क्योंकि यह संवैधानिक रूप से बेहद सेंसिटिव मुद्दा है। इसलिए कोई नहीं चाहते थे कि इस पर बात किया जाए। लेकिन अब जब एक नामित सदस्य इस पर चर्चा करते हैं और वो सदस्य कौन है, उनका लेवल क्या है, उस बात को अब समझिए। सुप्रीम कोर्ट के खुद प्रतिनिधि रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं भारत के, जब वो बोलते हैं इसी मुद्दे पर, तब जाकर के मामला कहीं न कहीं गंभीर हो जाता है। और इसीलिए यह बात जो है इतनी तुल पकड़ लिया है, बहुत विरोध होने लगा और विरोध इस बात को लेकर के होने लगा कि देखिए, ये कोई पार्टी के मेंबर तो है नहीं, नामित सदस्य। आप जानते हैं राज्यसभा में 12 जो है नामित सदस्य होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, कुछ कला से, कुछ संगीत से आ जाते हैं, जैसे खेल से आते हैं। तो इस तरह से ये भी हैं जो कि विधि विशेषज्ञ के तौर पर इनको लाया गया। कांग्रेस महासचिव, जो कांग्रेस है विपक्षी पार्टी, उसके महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल। उन्होंने कहा कि क्या गोगोई की नजर में संविधान का मूल ढांचा जैसा
कोई चीज नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मूल ढांचा संविधान का एक बहुत सेंसिटिव पार्ट है, तो इस पे बच के चलते हैं सभी राजनेता, लेकिन इन्होंने बोला उस चीज को। तो जिसकी रक्षा की जानी चाहिए, क्या सरकार उनके रुख का समर्थन करती है? तो अब यह कह रहे हैं कि क्या सरकार, जो अभी वर्तमान में सरकार है, पक्ष में पार्टी है, क्या वह भी उनके उस बयान का समर्थन करती है कि मूल ढांचे पर बहस की जानी चाहिए और मूल ढांचा यदि संभव है समय के साथ तो उसमें बदलाव भी की जानी चाहिए। यह जो बातें किए हैं, इसके बाद जो है मामला बढ़ गया। मामला इतना बढ़ा कि देखिए अभी जो 370 जो संविधान में जो अनुच्छेद 370 है, जो कश्मीर वाला मुद्दा था, उसको लेकर के याचिका है, उस पर सुनवाई चल रहा है। तो उसी दौरान जो है कपिल सिब्बल, जो भारत के पूर्व कानून मंत्री भी रहे हुए हैं, इन्होंने क्या किया कि ये बहस कर रहे थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने चीफ जस्टिस जो अभी हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, इन्होंने इनसे पूछा कि आपके पूर्व सहकर्मी रहे हुए हैं रंजन गोगोई साहब, तो उन्होंने तो अभी अभी ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है कि संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करने की बात करी है। लेकिन रंजन गोगोई साहब कह रहे हैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर कि इस पर बात कर सकते हैं। इन्होंने इनसे पूछा तो इन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो अभी के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि देखिए वह अब रिटायर हो चुके हैं, इसीलिए अभी हमारे वह सहकर्मी नहीं हैं, और चूंकि अभी वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, अभी वो हमारे सहकर्मी नहीं है, इसलिए अभी की जो उनकी राय है वह सुप्रीम कोर्ट के लिए, वह हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से इन्होंने तुरंत ही इस जवाब को दे दिया, और बहुत मुखर भी है डीवाई चंद्रचूड़, काफी प्रगतिशील विचार के माने जाते हैं। अब ये तो हो गया अभी का वर्तमान मुद्दा करंट अफेयर्स का, जो आप कहते रहते हैं कि करंट अफेयर्स जी क्या है, तो यही है। अब बेसिक चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, और जैसा मैंने कहा कि इस बार अब आपको बहुत सारी बातों को ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, यह समझिए। देखिए यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है कि संविधान में मूल ढांचे का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, ना ही इसे परिभाषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द को गढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने भारत की राजनीति के समक्ष यह बात रखा है। और संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, इसके अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या कि नहीं। देखिए मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो इस फंडामेंटल राइट्स में क्या संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 का हवाला देते हुए, और किया जा सकता है या भी नहीं, इस बात पर चर्चा की जा रही है कि संविधान लागू होने के 1 वर्ष पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह चीज आ गया था। हम चर्चा करेंगे शंकरी प्रसाद केस की, जब बात करेंगे तब आप इस बात को समझ पाएंगे, और 368 को भी मैं बता दूंगा विस्तार से। संसद ऐसा कोई कानून नहीं ला सकती जो संविधान के मूल ढांचे में बदलाव कर सकती हो। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो मूल ढांचा है, पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं लाएगी जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ होगा। यदि ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसे रद्द कर देगी, इस पर भी हम बात करेंगे। संविधान के मूल ढांचे की बात जो है केशवानंद भारती केस में सामने आई थी, जो कि 1973 में हुआ था। अब यहां पर केशवानंद भारती केस को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि देखिए यदि आप केशवानंद भारती केस को समझ जाएंगे तो उसके बाद चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। और केशवानंद भारती जो केसेस है उससे पहले समझने के लिए आपको 2-3 केस समझना पड़ेगा। कुछ मोटा मोटी बातें समझ लीजिए। केशवानंद भारती के बारे में पहले समझ लीजिए। ये एक मठ के पुजारी थे, और मठ का नाम था एडनीर, यहां लिख देता हूं, एडनीर मठ। और ये मठ कहां पड़ता है? केरल में। तो इस मठ के ये पुजारी हुआ करते थे, ये केशवानंद, ठीक है। वहां पर उस समय क्या हुआ था, केरल सरकार केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 लेकर के आई थी, ठीक है। 1963 का मामला है ये एक एक्ट लाया गया था। देखिए आप बैकग्राउंड समझिए, जब आजादी मिला था तो भूमि सुधार आंदोलन चलाया गया ऐसे लोगों के लिए जिनके पास संपत्ति नहीं है। तो विनोबा भावे वह चाहते थे गांधी जी से प्रभावित होकर के, गांधी जी का ट्रस्ट का सिद्धांत आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा एथिक्स में। तो विनोबा भावे उससे प्रभावित थे, वो भूमि सुधार के लिए जमींदारों के पास गए और उन्होंने सरकारों से भी कहा कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिए जो भूमिहीन व्यक्ति है उनको कुछ संपत्ति मिल सके। तो इसी से प्रभावित होकर के केरल सरकार जो है केरल भूमि सुधार अधिनियम ही लेकर के आई थी 1963 में। इसके तहत यह बातें की गई कि जैसे एडनीर मठ है, तो मठ के पास बहुत सारा जमीन जायदाद था, तो एक सीमा तय कर दिया गया कि इसके बाद की जो है संपत्ति आप ना रखे, वो राज्य का हो जाएगा। इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे केशवानंद कि देखिए यह जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स है,
यहां पर ध्यान से समझिए, संपत्ति की बात की गई, ठीक है, संपत्ति की बात की गई कि यह हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ध्यान देना है, उस समय 1963 में संपत्ति का जो अधिकार हुआ करता था वह फंडामेंटल राइट हुआ करता था। भारत के जो संविधान है उसका आर्टिकल 31 के तहत यह फंडामेंटल राइट्स था, ठीक है, पार्ट 3 में जो संविधान में वर्णित था। अभी ये जो है संपत्ति का अधिकार, आज के संविधान की हम बात करें संशोधन के बाद, तो यह संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, यह केवल अब क्या हो गया है, एक कानूनी अधिकार हो गया है। इन्हीं सब चीजों को आप ध्यान में रखते चलिए, आप हो सके तो नोट कीजिए इन सब चीजों को। कानूनी अधिकार हो गया है और यहां से 31 से इसे हटा करके इसे कहां कर दिया गया, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, ठीक है। तो संपत्ति का आज का जो हमारा सिचुएशन है वो हम ये नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि हमारा फंडामेंटल राइट है, सरकार हमसे ये ले रही है, लेकिन उस समय ऐसा था। तो ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि देखिए संपत्ति का जो हमारा अधिकार है वह ले रही है, उसका हनन कर रही है राज्य सरकार, ठीक है। इसको लेकर के फिर वहां पर मामला चलता है। यहां पर जब पहुंचते हैं ये सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेती है इनके याचिका पर, फिर इस पर बातें होती है, एक संवैधानिक पीठ बैठता है। संवैधानिक पीठ कहने का मतलब होता है संविधान से, संविधान के मूलभूत चीजों से जुड़ी हुई बातें जो होती है उसकी सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ बैठती है। और अभी तक की सबसे बड़ी बेंच इस केस में बैठी थी, केशवानंद केस में, ठीक है, 13 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी, इस पर बहस किया गया और जब फैसला आया तो 7-6 के बहुमत से आया, यानी कि 7 जज जो थे पक्ष में थे और 6 जज थे विपक्ष में थे, यानी कि फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है या नहीं, इसको लेकर के बातें की गई। तो यहां पर ये सब चीजें हैं। अब यहां पर मैंने पहले ही कहा था, यदि केशवानंद केस को समझना है तो हमें गोलकनाथ केस को समझना पड़ेगा जो कि 1967 में आया था, और 1967 गोलकनाथ केस को समझने के लिए सज्जन सिंह वाद केस को समझना पड़ेगा जो कि 1965 में था, और उसे समझने के लिए वाद केस को आपको समझना पड़ेगा जो कि 1951 में आया था। तो वहां पर अब थोड़ा सा मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा ये चीजें। आज का टॉपिक ऐसा है ही क्योंकि संवैधानिक पेंच इसमें काफी फंसा हुआ है, तो आपको बहुत ध्यान से इन सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा। देखिए शंकरी प्रसादवाद की, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि चीजें आपके लिए जितनी आसान तरीके से बताई जाए उतना बढ़िया है। और यह 1951 का मसला आया। अब यहां पर चलिए, अब एक आ गया सज्जन सिंह वाद की बात करेंगे हम, ठीक है, और यह 1965 का मसला है। अब हम बात करेंगे किसका, गोलकनाथ वाद का, ठीक है, गोलकनाथ वाद, इसकी चर्चा करेंगे। और यह कब आया था, 1967। और लास्ट में हम केशवानंद, जैसा कि हम चर्चा केशवानंद पे थोड़ा सा बात किए भी हैं, केशवानंद वाद की चर्चा करेंगे जो कि कब आया था, 1973 में। इसको डिटेल से आप समझ लीजिए, इस तरह से ही नोट्स आप बनाइए। आप सिनॉप्सिस की बातें कई बार मैं देखता हूं, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि सर बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, सिनॉप्सिस नहीं बना पाते हैं, रिवीजन करने में परेशानी होती है। तो तरीका आपको इस लेक्चर से ये भी मिल जाएगा कि सिनॉप्सिस कैसे तैयार करते हैं। तो ये मसला हो गया, आप इस चीज को समझ गए। अब यहां पर चलते हैं कि किस तरह से, देखिए सुप्रीम कोर्ट के 4 फेमस केसेज हैं फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के, ठीक है। तो जब भी बातें आए, जब भी आंसर राइटिंग आप पॉलिटी में लिखें, बेसिक स्ट्रक्चर की बात आए, इस चार्ट को बना दीजिएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका। चलिए अब बात करते हैं, यहां पर फंडामेंटल राइट्स को लेकर के बात करते हैं। तो जब यहां पर शंकरी प्रसादवाद की बात करते हैं, देखिए यहां क्या हुआ था कि पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था संविधान का। इसी के विरोध में पहुंच गए थे शंकरी प्रसाद जो है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि देखिए संविधान संशोधन हो गया है और भूमि सुधार की बात की जा रही है, उसके तहत हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स लिया जा रहा है। वही बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि उस वक्त संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, और भूमि सुधार कानून ला करके इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था, पहला संविधान संशोधन करके, ताकि 9वीं अनुसूची आज के लिए आपका होमवर्क है, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं 9th शेड्यूल की बात, यहां पर आज के लिए आपका होमवर्क है, इसे आप सही से पढ़ लीजिए कि 9वीं अनुसूची में कोई एक्ट चला जाता है तो इसके क्या प्रावधान होते हैं। तो जब ये पहुंचे यहां पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को लिया, इस पर सुनवाई किया और यहां पर तय किया गया कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन हो सकता है या नहीं। तो बात की गई कि हाँ ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन क्या हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। अब क्यों ऐसा लॉजिक दिया, तो 2 यहां पर अनुच्छेद है,
हमारे संविधान का 2 अनुच्छेद है, आप देख लीजिए। एक है आर्टिकल 368, ठीक है, और एक आर्टिकल 13 है। इस दोनों को आपको समझ लेना है। अब आर्टिकल 368 क्या करता है? संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है। संविधान संशोधन की शक्ति देता है। और इसके तहत क्या होता है? सामान्य विधि है। ये सामान्य विधि की बात की जाती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यदि ये जो संशोधन होगा वह तार्किक नहीं होगा, ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे? रद्द भी कर देंगे। तो ये मामला यहां फंसता है। तो ध्यान रखना है, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 की बातें की गई है संविधान संशोधन को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो यहां पर तर्क देती है क्या सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 368 जो है वह आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आता है, 13 के अंतर्गत नहीं है, इसीलिए यहां पर संविधान संशोधन हो सकता है। यही मामला सज्जन सिंह बाद में 1965 में पहुंचता है और वहां पर भी यही बातें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हां फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें संशोधन किया जा सकता है। अब 1967 में यह मामला गोलकनाथ लेकर के पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट और यहां पर फिर से सुप्रीम कोर्ट एक चौंकाने वाला निर्णय देती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि क्या जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें संशोधन हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि संशोधन फंडामेंटल राइट्स में नहीं हो सकता है। इसका लॉजिक फिर से यहीं से आता है कि आर्टिकल 368 की बातें की गई है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 368 जो है वह 13 के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए संशोधन हो सकता है। यहां पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बाद में कि आर्टिकल 368 जो है वह 13 के अंतर्गत आता है, इसीलिए यहां पर फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं हो सकता है। यहां पर अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलटते नजर आ रही है। 2 वर्ष पहले ही जो फैसला दिया था सज्जन सिंह बाद में उसी को पलट दिया। अब यह मामला जब 73 में केशवानंद पहुंच जाते हैं याचिका को लेकर के, तो यहां पर फिर से यही बातें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आ गया। 13 जजों की बेंच बैठती है, जैसा कि मैंने कहा कि 7-6 से फैसला आता है और यहां पर फिर बात किया जाता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स को संशोधित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हवाला फिर 368 का ही दिया गया। बहुत इंटरेस्टिंग है, भारतीय कानून के हिस्ट्री को जब पढ़ेंगे ना कि केसेस कैसे आगे बढ़ा है तो बहुत मजेदार आपको लगेगा। तो इसको 368 के हवाले देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधन कर लीजिए। किसने रोका है? बस यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इफ एंड बट के साथ ये बात कहा। उन्होंने कहा कि देखिए ये सारा काम तो कर लीजिए, बस एक काम मत कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कौन काम? तो कहा कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा। अब यहां पर मामला फंस गया कि भैया ये क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? पहली बार सुनने में आया तो पूछा पार्लियामेंट ने कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, आप हुजूर ये भी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बता देंगे, अभी नहीं बताएंगे, समय समय पर हम आपको बता देंगे। हमारे निर्णयों से आपको पता चलता रहेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि संविधान की व्याख्या करना किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह काम हमारा है, हम कर लेंगे, लेकिन आप बस ध्यान रखिएगा फंडामेंटल राइट को संशोधन कीजिए धूमधाम से। रोका किसने है? बिल्कुल कीजिए, 368 के तहत बिल्कुल आपका अधिकार है। बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। यदि आपने छेड़छाड़ किया तो हम उस कानून को रद्द कर देंगे। यदि आपको मैं बताऊं तो यहां पर एक संशोधन जो है उसको रद्द भी कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट और वह था NJAC, न्यायिक आयोग जब बनाया गया था राष्ट्रीय स्तर पे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। इसे कहा था कि ये आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर चुके हैं और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए रद्द कर दिया था, इसी का हवाला देते हुए बेसिक स्ट्रक्चर का। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जिन कहां से निकला आप समझ पाए? ये पूरा आप चाहें तो इसे सिनॉप्सिस बना लीजिए, कभी रिविजन करना हो बस इस तरह से रिविजन कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है। हमने यहां तक बात कर लिया था, संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में भी कहा, लेकिन उसे इसके मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावहीन बनाने की शक्ति नहीं है। आपको संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन जो मूल ढांचा है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। सभी संशोधन न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगी।
हम यहां पर रिव्यू करेंगे और यदि अतार्किक पाए गए तो हम रद्द कर देंगे। 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, जिसकी अभी हम यहां पर आपको ये बात करके भी यहां पर बताए थे, यही चीजें। ठीक है, तो ये मसला अब आप समझ गए, यहां से चीजें आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि पार्लियामेंट ने पूछा कि जनाब आप हमें मूल ढांचा बता दीजिए कि क्या क्या मूल ढांचा होगा, बेसिक स्ट्रक्चर, तो हम समझ जाएंगे कि इन मुद्दों को हमें नहीं छूना है, इन मुद्दों पे हम कानून ना बनाएं, ठीक है, और हम बाकी मुद्दों पे काम करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अभी नहीं बता सकते, कोई लिस्ट ऐसा हमारे पास नहीं है, ना ही हम इनको परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन हमारे निर्णयों से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो स्पष्ट नहीं किया, परिभाषित नहीं किया, लेकिन कुछ फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन फैसलों के आधार पर हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझने का प्रयत्न करते हैं। अब वो क्या क्या चीजें हैं समझिए। देखिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कि वह कानूनी दस्तावेज जो संविधान है वह सर्वोच्च है, तो इसको ओवररूल्ड करने की कोशिश मत कीजिएगा। पार्लियामेंट को यह कहा गया है कि आप ऐसी कोशिश ना कीजिए कि ठीक है संशोधन तो संविधान में कीजिए, पर इतना संशोधन मत कर दीजिए कि एक नया संविधान ही बना दीजिए आप अपने तरह का, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। संविधान की सर्वोच्चता का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। दूसरी बात, राष्ट्र की एकता और अखंडता की जब भी बात आएगी तब जाकर के आपको ऐसा कानून नहीं बनाना है, इस तरह का काम नहीं करना है जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में आ जाए। यदि इस तरह का कोई कानून बनाते हैं फिर हम उस पर रिव्यू करने के लिए तैयार बैठे हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की बात की गई है यहां पर कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा को लेकर के आपको हमने कहा कि आप पार्ट 3 में संशोधन कर दीजिए फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन यहां पर यदि मसला इससे टकराएगा, आपको ध्यान होगा 2015 का मामला है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात की गई थी, जीवन का अधिकार। उस समय क्या हुआ था, आधार अधिनियम को आप जानते हैं, एक टॉपिक यहां भी आपके लिए इंटरेस्टिंग है, आधार अधिनियम को जो है वित्त बिल के रूप में पास करा दिया गया था। ठीक है, और उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया और उसे रद्द कर दिया। ठीक है, आप यहां आपके लिए एक होमवर्क है कि आधार बिल को सरकार वित्त बिल के रूप में क्यों पास कराई थी, तो क्या यहां पर छुपा हुआ राज है, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो यहां पर सरकार पाई थी कि आधार बिल के जरिए व्यक्ति की जो निजता का अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए उसे रद्द कर दिया गया था। संसदीय प्रणाली की व्यवस्था को ही आप पलट के मत रख दीजिए। ठीक है, जिस तरह से संसदीय प्रणाली चल रही है उसे सुचारू रूप से चलने दीजिए, संवैधानिक रूप से, और कानून का शासन बना रहे। विधि का शासन भारत में चलता है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। चुनाव देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है भारत के लिए, क्योंकि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, लोगों के द्वारा चुन के गए हुए जनप्रतिनिधि ही लोगों पर शासन करते हैं, इसके लिए चुनाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र चुनाव की जरूरत है। तो ऐसा कोई बिल ना लाए जो इस पर प्रभाव डाले, यह बात की गई। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात तो हमने पहले ही कहा कि आपको NJAC, ठीक है, 2015, तो यहां पर जब ये एक्ट लाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने बेसिक स्ट्रक्चर को भाई साहब इस बार छेड़छाड़ कर दिया है, तो इसे हम रद्द कर देंगे। अब मूल ढांचे की आलोचना होती है, मूल ढांचे की हमने बातें तो की, लेकिन आलोचना क्या होता है, क्योंकि देखिए हम अभी तक सुप्रीम कोर्ट का पक्ष देख रहे हैं, लेकिन सरकार का पक्ष तो देखें। ऐसा तो नहीं कि न्यायिक सक्रियता बढ़ गई है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ऐसा तो नहीं हो कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को तोड़ रही है, इसे समझना जरूरी होगा। तो जैसा कि हमने बात किया, शक्ति के पृथक्करण की बात की गई यहां पर, तो कहा जा रहा है जो आलोचक हैं सुप्रीम कोर्ट के मूल ढांचा जो है उसके आलोचक, उनका कहना है कि आप जो सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया गया है उसको आप तोड़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर विधि बनाने का काम पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट अगर कोई विधि बनाती है तो वह सर्वोच्च संस्था है विधि बनाने के लिए, आपका काम न्याय देने का है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि यह विधि बनाती है तो आप आकर के इसके विधि को रिव्यू करते हैं और फिर रद्द कर देते हैं। ऐसे में कैसे चलेगा काम? तो एक वाजिब तर्क इनका यह है। और संसद की संप्रभुता कम करने की बात भी की जा रही है कि पार्लियामेंट जो है सर्वोच्च संस्था है, वो एक संप्रभु संस्था है जो कानून बनाए, विधि पर काम करे, बहस होती है वहां। लेकिन जब इतना सब कुछ करके कानून बनता है और आप उसे रद्द कर देते हैं तो समय की, ऊर्जा की, संसाधन की, सभी की बर्बादी होती है। तो यह एक आलोचक कहते हैं। और आलोचक जो सबसे बड़ी बात कहते हैं इस चीज के लिए कि आप मूल ढांचे की बात करते हैं, ठीक है मान लेते हैं, यह दोनों भी हम समझ लेते हैं। तो एक काम कीजिए ना कि आप एक स्पष्ट लिस्ट बता दीजिए कि संविधान में मूल संरचना क्या क्या है, तो पहले से पार्लियामेंट को पता हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट जैसा कि अभी तक कोई लिस्ट नहीं बताती है, निर्णयों के आधार पर ही पता चलता है। तो ये सब उसकी कुछ आलोचनाएं हैं। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखिए, हम संसद की संप्रभुता नहीं कम कर रहे हैं, हम शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को तोड़ नहीं रहे, हम चेक एंड बैलेंस को स्थापित कर रहे हैं। यदि कुछ गलत हुआ है तो हम उसका रिव्यू करते हैं, ताकि जन कल्याण की जो एक भावना है उस पर ठेस ना पहुंचे, मनमाना पन्ना हो जाए सत्ता के द्वारा, हम इसीलिए ऐसा काम कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। अब आधारभूत सिद्धांत से जुड़े हुए क्या मसले हो सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया केशवानंद भारती केस के साथ। तो उसके बाद जरा हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मसले रहे हैं जो कि इस केस के दायरे में आया। देखिए, उस वक्त क्या हुआ था, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 का एक केस था, बहुत फेमस केस है। इंदिरा गांधी जो है यहां पर देखिए, ये जो इलेक्शन हुआ था, इनका ये आरोप था कि ये जो चुनाव जीती है इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री बनी, तो इन्होंने गलत मशीनरी का उपयोग करके इलेक्शन जीता है, ऐसा राजनारायण जी का कहना था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सब मामला गया था। कभी इस पर डिटेल से पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि इमरजेंसी भी कहीं ना कहीं इस मुद्दा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारत का काला अध्याय जो कहते हैं वह यहां से जुड़ा हुआ है। 1975 में इमरजेंसी भी घोषित किया गया था। इसी दरमियान क्या हुआ था कि मूल ढांचे के सिद्धांत का जो कॉन्सेप्ट है वह पहली बार लागू किया गया था। अब इसके तहत क्या किया गया कि मूल ढांचे का सिद्धांत लागू हुआ। यहां पर देखिए, जब यहां पर इमरजेंसी लागू हुआ तो 39वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करते हुए रद्द कर दिया। अब इस संशोधन में क्या कहा गया था? देखिए, इस संशोधन में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को चुनौती पर सुनवाई करे। इन्होंने इस संशोधन के तहत क्या कर दिया, क्योंकि यहां पर इंदिरा गांधी की कुर्सी जो है खतरे में बनी हुई थी, ठीक है, इसीलिए इन्होंने इमरजेंसी लगाया और फिर उन्होंने एक संविधान संशोधन कर दिया। और संशोधन में क्या क्या कह दिया कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कैसे चल सकता है, यह तो आपने बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ कर दिया, और फिर इस पूरे संविधान संशोधन को ही सुप्रीम कोर्ट ने रद्द घोषित कर दिया। तो पहला फेमस केस जो है उस वक्त यह हुआ था, 1973 में केशवानंद केस आया और 1975 में ही यह मसला उभर करके सामने आ गया। दूसरा केस जो है यह भी बहुत परेशान करेगा आपको पॉलिटी में, इसलिए इस केस को ध्यान से समझ लीजिए। 1980 का आया हुआ फेमस केस है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। और यह केस क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन के तहत, देखिए 42वां संविधान संशोधन आपके लिए फिर से होमवर्क देता हूं, आप इसे समझ लीजिए, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, तो इसको समझिएगा। इमरजेंसी के दौरान की ये सब चीजें घटनाएं हैं, तो थोड़ा पढ़िए इनको। 42वें संविधान संशोधन के तहत संसद की जो शक्ति है संविधान संशोधन की, अनुच्छेद 368 के तहत प्राप्त असीमित शक्ति के प्रावधान को अमान्य करार दे दिया कि ठीक है, 368 के तहत आपको संविधान संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन यह शक्ति निर्बाध नहीं है। आप जो चाहे मनमाने नहीं कर सकते हैं, आप पूरे संविधान को नहीं बदल सकते हैं, आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान द्वारा संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति ही प्राप्त दी गई है। उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती है। तो ये दो फेमस केसेस जो है इस मसले से जुड़ा हुआ है। अब इसी विषय वस्तु पर जैसा मैंने कहा था कि आज का प्रश्न भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि आपको चेक करेगा कि आपकी पॉलिटी की समझ कितनी अच्छी बनी हुई है। हालांकि ये प्रश्न जो है आपको सहूलियत हो इसको ध्यान में रखते हुए हमने इसी लेक्चर से तैयार किया है। तो प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है, कथन अभी नहीं पढ़ना है, जैसा कि मैं बार बार सिखाता हूं कि कैसे सॉल्व करना है, सीधा आना है कमांड पे। कथन असत्य है पूछा गया है, दो कथन दिए गए हैं, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यह पूछा गया है, ध्यान देना है। तो यहां पर देखना है कि कौन सा गलत है। देखिए, मिनर्वा मिल्स बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान द्वारा संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति प्राप्त है। आपको देखना है सही है या गलत है। केशवानंद भारती मामले की बात यहां पर की गई है। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो ये दो कथन दिए गए हैं, उसके आधार पर ये चार विकल्प हैं। आपको तय करना है कि चार विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है।
मैं देख रहा हूं कि पिछले कई लेक्चर में आप लोग जो है लगातार जवाब दे रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि मैं अब देख रहा हूं कि 95% प्लस लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग तो लॉजिक भी लिख के दे रहे हैं कि उनका जवाब क्यों सही है, वो क्या लेक्चर से समझें। तो ये अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आपकी पठन पाठन जो है बहुत बेहतर स्थिति में चल रही है। इसी तरह जारी रखिए और निश्चित तौर पर आप अपने मंजिल को प्राप्त कर जाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।